नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं न्यू बैच में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन आज शुरू होंगे। और इससे पहले जो न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं उसके लगभग 5 से 6 क्लास हो चुके हैं और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट भी नए जो बैच है उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक जो एएनएम और जेएनएम में इस बार नौकरी करना चाह रहे हैं, क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो आप सब इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित ही आपको क्लास से फ़ायदा होंगे और आप लोग इस बार नौकरी ले पाइएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं आज का हमारा क्वेश्चन कि गर्भाधान के 7 सप्ताह बाद गर्भाशय में गर्भधान के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो उस उत्पादन को क्या कुछ कहा जाता है? तो इसे भ्रूण कहे जाते हैं। ये भ्रूण का विकसित कैसा होता है, फॉर्मेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। वैसे हमने आपको थोड़ी डिटेल्स में बताए भी थे और आज और भी उसको पूरी डिटेल्स में आपको बता देते हैं। तो भ्रूण का विकास कैसे होता है, मतलब कि युग्मनज लगातार विभाजित होते हैं और एक भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण के विकास से क्या होते हैं, एक नए जीव की रचना होती है या एक नया जीव बनता है। तो ये युग्मनज कैसे तैयार होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है जो कि ये हम आपको मानव में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जीव जंतु में यदि पेड़ पौधे में कहे तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जो नर युग्मनज होते हैं उसका शुक्राणु भाग लेते हैं और मादा युग्मनज का अंडाणु का संलयन होता है, मिलता है और उसके बाद ज़ायोट युग्मनज का क्या होता है, फॉर्मेशन होते हैं, बनते हैं और इस युग्मनज से ही भ्रूण का विकास होता है। अतः यह एक नए जीव बनता है। तो कितने मतलब कि इसका क्या कुछ समय थे उसके बारे में आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरी ब्रीफली हमने आपको डिटेल्स में समझा दिए, साथ ही इसका आंसर आपको पहले ही बता रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि गर्भवती रोगी के गर्भाशय कोश की ऊंचाई जो नाभिक के स्तर पर होती है और उसकी गर्भ अवस्था लगभग कितने सप्ताह मतलब की होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि किसी गर्भवती रोगी के गर्भाशय कोश की जो ऊंचाई है वो नाभिक के स्तर पर होती है तब उस स्थिति में उसकी जो गर्भ अवस्था की लगभग समय है वो कितना होती है। अब 10 से 12 सप्ताह या 14 से 16, 20 से 24 या 30 से 32 सप्ताह। तो ये कितने की होती है, तो इसका यदि हम बात करें तो ये आपका 20 से 24 सप्ताह के बीच होती है। तो लगभग कितना सप्ताह, तो 20 से 24 सप्ताह। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि एक स्तनपान कराने वाली महिला कह लीजिए या माँ कह लीजिए, स्तनपान कराने वाली माँ के जो निप्पल फटे हुए हो तो कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप उचित है ताकि उसको क्लाइंट की मतलब उस क्लाइंट या उस पेशेंट की देखभाल मतलब किया जा सके। स्तनपान के बारे में हमने आपको बता रखे थे कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म के बाद जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उसी को स्तनपान कहते हैं। और स्तनपान के लिए बहुत सारी जागरूकता WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बताए जाते हैं। बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो कि डॉक्टर्स उनको बताते हैं। साथ ही नवजात शिशु को कितने समय पर स्तनपान कराना चाहिए, कब तक करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो हम लोग डिटेल्स में एक जब सेपरेट क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे भी। और इसका दिवस भी मनाया जाता है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो कह रहा है कि उस स्थिति में नर्सिंग हस्तक्षेप में उचित क्या है, देखभाल के लिए क्या करना चाहिए।
जब आप लोगों के लिए, आप लोग जब ड्यूटी पे होंगे, इस तरीके से पेशेंट आएंगे तो आपको कैसे क्या उसको देखभाल करना चाहिए। निप्पल को सख्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बेंजोइन लगाना चाहिए, बेंजोइन लगाने चाहिए, या निप्पल को गर्म नर्म पैक से क्या होनी चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, या बच्चे को बोतल देने की पेशकश करना चाहिए, मतलब कि बोतल डब्बा वाला जो दूध बोलते हैं, या निप्पल को जितना संभव हो सके हवा में रखना, मतलब कि या निप्पल को जितना संभव हो सके उसको हवा में रखना, मतलब कि उसको ज़्यादा कवर अप करके नहीं रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निप्पल को जितना संभव हो सके उतना मतलब कि हवा में रखना चाहिए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एक क्लाइंट गर्भवती है, मतलब कि एक पेशेंट गर्भवती है और कह रहा है कि लेबर रूम में है। योनि परीक्षण के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि प्रेजेंटिंग हेड स्टेशन +3 पर है, तो उचित नर्सिंग प्रक्रिया क्या होना चाहिए। क्लाइंट्स को या पेशेंट को संकुचन का निरीक्षण करना जारी रखे, या प्रोलैप्स कार्स के लिए भ्रूण की हृदय गति की जांच करे, या क्लाइंट्स को जल्दी से डिलीवरी रूम में ले जाने के लिए तैयार करे, या ऑक्सीटोसिन ट्रिप की आवश्यकता या नहीं यह देखने के लिए चिकित्सा जांच करे। तो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। उस स्थिति में क्लाइंट्स को जितनी जल्दी हो सके डिलीवरी रूम में ले जाने के लिए तैयार करें या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व क्या कर रहा है, प्रसव पूर्व जांच के दौरान एक ग्राहक नर्स से पूछता है कि गर्भ अवस्था होने के बाद मासिक धर्म क्यों बंद हो जाता है। नर्स का सबसे अच्छा जवाब क्या होना चाहिए। ये तो आप सबको पता है कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो मासिक धर्म पूरे गर्भ अवस्था या पूरे जो प्रसव होते हैं उस समय तक मासिक धर्म बंद होते हैं, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली सभी में मासिक धर्म जो भी फीमेल होती है उसमें पर मंथ कर सकते हैं, उसका मतलब कि ड्यूरेशन होता है उतने पे होते हैं, लेकिन गर्भ धारण करने के दौरान ये बंद हो जाते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसव पूर्व जांच करने के दौरान एक ग्राहक नर्स से पूछता है कि गर्भ अवस्था धारण होने पर मासिक धर्म क्यों बंद हो जाता है, तो उसका क्या जवाब होना चाहिए। अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी आगे चलकर नर्स वाला ही ड्यूटी करनी है। तो कह रहा है कि अंडाशय द्वारा, जैसे आप में से कोई है तो वो ऑप्शन दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि अंडाशय द्वारा हार्मोन के स्त्राव में कमी आ जाती है। अंडाशय के जो द्वार होते हैं उस द्वारा मतलब कि हार्मोन में क्या होता है, स्त्राव की कमी आ जाती है, या अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन, या पिट्यूटरी द्वारा उत्पादित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्राव होता है इस कारण से, या अंडाशय द्वारा उत्पादित एस्ट्रोजन हार्मोन की स्त्राव। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडाशय द्वारा हार्मोन के स्त्राव में कमी आ जाती है, इस कारण से मतलब कि मासिक धर्म जब गर्भधारण होते हैं तो उस पीरियड के दौरान रुक जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण संकट में एमनियोटिक द्रव में क्या पाया जाता है। भ्रूण संकट में एमनियोटिक द्रव में क्या पाया जाता है, वार्निक्स केसिया या मिकोनिए में, या पॉलीहाइड्रामिनोस या पीत। तो क्या कुछ होता है भ्रूण संकट में जो एमनियोटिक द्रव पाया जाता है, तो उस द्रव की हम बात करें तो उसमें आपका मेकोनिए में रहते हैं, क्या रहते हैं,
जो मैकोनिया में उसमें द्रव पाए जाते हैं, ऐसे हैं मैकोनिया में। ठीक है। अगला है कि एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या सही है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि एमनियोसेंटेसिस के बारे में सही बताइए। अंतर गर्भाशयी निदान या गर्भवती महिला से एमनियोटिक द्रव निकलना या गर्भवती महिला के द्रव का रासायनिक विश्लेषण या गुण सूत्र संबंधित असामान्यता की पहचान करने के लिए एमनियोटिक कोशिकाओं का संदर्भ एवं मेटाफाइसिक्स गुणसूत्रों का अध्ययन। तो क्या कुछ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मतलब कि एमनियोसेंटेसिस के बारे में जो सही ऑप्शन है आपका यह है कि गर्भवती महिला में एमनियोटिक द्रव निकलना ही उसको क्या कहा जाता है? एमनियोसेंटेसिस। अगला हमारा क्वेश्चन है 89। टेस्ट ट्यूब बब्बी के बारे में क्या सही है? महिला जननांग पथ के अंदर निषेचन और ट्यूब जो टेस्ट ट्यूब में बढ़ना या इनक्यूबेटर के समय पहले जन्मे बच्चे का पालन पोषण या टेस्ट ट्यूब बब्बी के बारे में पूछ रहा है, या गर्भ के बाहर निषेचन एवं गर्भधान, जैसे गर्भ के बाहर निषेचन और गर्भधान की प्रक्रिया होती है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वही कह रहा है, या निषेचन और विकास दोनों जननांग पथ के बाहर होता है। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भ के बाहर निषेचन एवं गर्भधान। जिसको प्रनली में भी करवाए जाते हैं, उसमें भ्रूण को डेवलप किया जाता है, उसके बाद किसी दूसरे माँ में भी डाला जाता है। अगला है कि प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण और उसके संकेत इस प्रकार है। मतलब प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण और उसके संकेत किस प्रकार होते हैं? पेट में तेज दर्द होना या झिल्ली का जल्दी फटना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना या योनि से दर्द रहित रक्तस्राव होना। तो प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण का जो संकेत की हम बात करें तो वो इनमें से कौन है? तो इसमें योनि से दर्द रहित रक्तस्राव होता है प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण के दौरान। यह इसका सांकेतिक प्रकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का आकर्षक व्यास क्या होता है? डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर आप लोग जानते हैं ना, जैसे कोई भी सर्किल है या कोई आकार का होता है, वृत्ताकार आकार का होता है, तो उसका क्या कहते हैं? उसमें जो सबसे लंबी दूरी वाले दो बिंदु के बीच की दूरी होती है या सेंटर से पास करने वाली जो डिस्टेंस होती है उसी को डायमीटर बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का आकर्षक व्यास क्या होता है? सबों की पीटो फ्रंटल या सबों की पीटो ब्रैगमैटिक या सब मेंटो ब्रैगमैटिक या मेंटो वर्टिकल। तो क्या कुछ हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबों की पीटो ब्रैगमैटिक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज 100 तक हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, 100 आज पार कर लेंगे। कह रहा है कि गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? कह रहा है गर्भाशय जब संकुचित हो जाता है तो उसको उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? जैसे एस्ट्रोजन, भ्रूण कॉर्टिलोस या ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ऑक्सीटोसिन। क्या जिम्मेदार होते हैं? यदि गर्भाशय संकुचित हो जाता है तो उसको मतलब कि उत्तेजित करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रारंभिक एमनियोसेंटेसिस गर्भ अवस्था की किस अवधि में किया जाता है? 6 से 10, 11 से 15, 16 से 18 या 9 से 11। तो ये कब किया जाता है? तो आपका 11 से 15 सप्ताह में जो प्रारंभिक एमनियोसेंटेसिस गर्भावस्था है उसकी अवधि माना जाता है। 94 क्वेश्चन होंगे हम लोगों का। 94 नंबर में क्या कुछ कह रहे हैं देखते हैं। बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्टेनेल सबसे पहले बंद हो जाता है? कह रहा है कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा फॉन्टानेल सबसे पहले बंद होता है? फ्रंटल या ओसीपिटल या एस्फोनाइड। तो कौन सा जो फॉन्टानेल है जो सबसे पहले बंद होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीपिटल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 95। क्या कुछ कह रहा है कि प्री एक्लैम्प्सिया में बिस्तर पर आराम करना आवश्यक है, क्यों? कि यह कह रहा है प्री एक्लैम्प्सिया के दौरान बिस्तर पर आराम करने के लिए सलाह दी जाती है डॉक्टर या नर्स के द्वारा। वही पूछ रहा है कि क्यों? क्योंकि यह क्या करता है कि एक्लैम्प्सिया को रोकता है या रक्तचाप को कम करके उत्तक द्रव को जो गतिशील है वो बनाता है, या रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और एडमा को क्या करता है? कम करता है, या समय से पहले प्रसव को रोकता है। तो क्या कुछ करता है? प्री एक्लैम्प्सिया के दौरान जो बिस्तर पर आराम करने के लिए आवश्यकता होती है वो इसलिए किया जाता है कि यह रक्त परिसंचरण में क्या करता है? सुधार करता है और एडमा को क्या करता है? कम भी करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 क्या कर रहा है? एक गर्भवती क्लाइंट्स नर्स से पूछती है। एक गर्भवती महिला जब आएंगे, आप लोग जब ड्यूटी पे होंगे तो उस समय अगर आपसे पूछेंगे कि गर्भनाल बच्चे को रक्त संचार कैसे प्रदान करती है, तो नर्स जवाब देती है कि गर्भनाल में, अगर वो आपसे पूछेंगे कि जो बच्चा गर्भ में पल रहे हैं तो उसको गर्भनाल कैसे रक्त का संचार करते हैं, तो आप क्या उसको बताइएगा? तो उस समय नर्स जवाब देती हैं कि उसमें एक धमनी और दो नसें होते हैं। एक धमनी या एक नसें, दो धमनी या दो नसें, या दो धमनी एक नसें। तो क्या कुछ होता है ये आप सबको पता है क्या होते हैं? तो इसमें मतलब कि दो धमनी और एक नस होता है जिसके माध्यम से क्या होता है? तो इन्हें रक्त का संचार मतलब कि संचार हो पाता है गर्भनाल में बच्चे को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्त सब तो नस के माध्यम से ही संचलित होते हैं। तो उस केस में मतलब कि दो धमनियाँ और एक नस होते हैं। अगला है कि प्रसव और डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन जिसे पिटोसिन का उपयोग करने का उद्देश्य है। कह रहा है प्रसव और डिलीवरी के दौरान जो ऑक्सीटोसिन पिटोसिन है उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? दर्द से राहत प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, या गर्भाशय संकुचित को उत्तेजित करता है, या प्लेसेंटा के समय से पहले अलग होने से रोकता है, या पोषक तत्व या ऑक्सीजन के लिए प्लेसेंटा रक्त अवरोध को पार करने के लिए सक्षमता क्या करती है? बढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा? तो किस उद्देश्य से इसको उपयोग किया जाता है? तो जो प्रभावी गर्भाशय संकुचित हो जाते हैं उसको उत्तेजित करने का कार्य करता है ऑक्सीटोसिन और पिटासिन। अभी ही हम लोगों ने देखे थे, कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था ना, वहाँ पर भी होता ना कि मतलब कि जब गर्भाशय मतलब कि संकुचित हो जाता है तो कौन सा हार्मोन उसको उत्तेजित करता है? तो वही ऑक्सीटोसिन करता है। तो वही पूछ रहा है, तो वो इसका करेक्ट आंसर उसी को दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। अगला है कि प्रसव के दौरान भ्रूण के
अवतरण का सबसे अच्छा वर्णक शब्द कौन सा है? फैलाव, स्टेशन, स्थिति या प्रस्तुति? तो प्रसव के दौरान भ्रूण के जो अवतरण का सबसे अच्छा वर्णक शब्द है वो क्या है? तो वो आपका है स्टेशन। क्या है? स्टेशन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झिल्ली फटने के बाद नर्स के लिए प्राथमिकता मूल्यांकन क्या है? प्रस्तुति या रक्तचाप, भ्रूण की हृदय गति या फाल्विक परीक्षा? तो क्या होता है, झिल्ली फटने के बाद नर्स के लिए जो प्राथमिकता मूल्यांकन होती है वो होती है भ्रूण की हृदय गति। क्या होता है? भ्रूण की हृदय गति। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे कि भ्रूण की पहली हृदय गति का आकलन डॉपलर के द्वारा किया जाता है। यह कितने सप्ताह में पता चल पाता है? 2 से 3, 8 से 10 या 16 से 18 या 10 से 12 सप्ताह में? तो यह हृदय गति दर कब पता चल पाता है? तो ये 10 से 12वें सप्ताह में पता चल पाता है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आगे क्लासेस आप लोगों को टाइमली मिलते रहेंगे। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं नए क्लास में जुड़ जाइएगा, नहीं तो आप सबका क्लास भी एंड हो जाएंगे।